अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमदाद सुमरो। जहांगीर तरीन पाकिस्तान वापस आ गए हैं। नवाज शरीफ कब वापस आएंगे? फरहा गोगी की धन दौलत का कोई अंत नहीं, नित्य नए स्कैंडल आ रहे हैं और फरहा गोगी के मज़ीद ख़जानों का पता चला है कि फरहा गोगी ने कितना माल बनाया, कितने पैसे थे उनके पास। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को इनकार हो गया है, कोरा जवाब, चिट्टा जवाब दे दिया है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को उनके अपने ही वज़ीर ने। ये सारे मामलात हैं और आगाज़ मेरा ख्याल है करते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को इनकार। अब इनकार करने वाले कहीं मुअत्तल ना हो जाएं, क्योंकि शहबाज शरीफ को इनकार जो करे या फिर शहबाज शरीफ साहब अगर कहीं पहुँचे और उनके मुताबिक काम ना हुआ हो तो तहसीलदार हो, पटवारी हो, डिप्टी कमिश्नर हो, सेक्रेटरी हो, अपना मेडिकल सुपरिटेंडेंट हो या जेल सुपरिटेंडेंट हो, सारे फिर मुअत्तल ही होते हैं। तो अब कहानी ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने हलफ उठाने के बाद जब मुल्क के हालात देखे 11 अप्रैल को, तो उनको सबसे बड़ा चैलेंज या सबसे बड़ा जो मसला नज़र आया वो था एक महंगाई का, दूसरा लोड शेडिंग का। तो महंगाई के ऊपर उन्होंने आटा और चीनी वगैरह सस्ता करने का ऑर्डर जारी कर दिया और मिल मालकान के साथ मिलकर, ख़ासतौर पर फ़िलहाल मिल मालकान के साथ मिलकर, वो तो उस पर तो अमल दरामद हो गया, फ़ौरन अमल दरामद हो गया, आटा किसी हद तक सस्ता हो गया। लोड शेडिंग का मामला था, शहबाज शरीफ साहब ने तारीख़ दी कि 1 मई से लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी। जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत 2013 में ख़त्म हुई थी, उसके बाद जब नवाज शरीफ की हुकूमत बनी थी, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला पंजाब थे, लेकिन वज़ीर आला पंजाब कम वज़ीर तवानाई पाकिस्तान ज़्यादा थे। तो शहबाज शरीफ साहब जो है वो भागे फिर रहे होते थे। तो उन्होंने 1-2 बार तारीख़ दी, तो मैं 6 माह के अंदर लोड शेडिंग ख़त्म ना कर दूँ तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। तो नवाज शरीफ साहब ने बरमला जलसे में, तकरीब में कहा था कि शहबाज शरीफ साहब को मैंने तारीख़ देने से मना कर दिया है कि जज्बाती हो जाते हो, हालात देखो फिर तारीख़ दो, इस तरह तारीख़ नहीं देते। क्योंकि उससे पहले राजा परवेज़ अशरफ साहब जो हैं वो तारीख़ देने में बदनाम हो गए थे। उन्होंने इक़्तिदार में आते ही कह दिया था कि जी 31 दिसंबर से लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी। अब उसके बाद उनको तो पकड़ लिया था इफ्तिखार चौधरी साहब ने। वो जो मंसूबा ले आते इफ्तिखार चौधरी बीच में आ जाते, जो मंसूबा ले आते इफ्तिखार चौधरी बीच में आ जाते। फिर उनके पर नाम पड़ गया राजा रेंटल। आज अपना राजा परवेज़ अशरफ साहब जो है वो वज़ीर तवानाई थे, अपना पानी और बिजली के वज़ीर थे। तो उन्होंने लोड शेडिंग ख़त्म करने की तारीखें दी थी, 1 तारीख दी, दूसरी तारीख दी। फाइनली उनका मजाक उड़ा। तो शहबाज शरीफ साहब को नवाज शरीफ साहब ने मना किया कि भाई तारीख़ नहीं देनी छोटिया, इस तरह ना करी, तारीख़ दोगे तो फिर राजा परवेज़ अशरफ जैसा हाल होगा। पहले हालात को देखते हैं, चीज़ें मैनेज करते हैं और उसके बाद फिर तारीख़ भी देंगे या साथ साथ ख़त्म करेंगे। तो तारीख़ नहीं देने दी थी नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब को। और जो तारीख़ शहबाज शरीफ साहब ने दी थी 6 माह के अंदर अंदर बिजली की लोड शेडिंग ख़त्म कर दूँगा, तो वो फिर नवाज शरीफ साहब ने वापस करवा दी थी उनसे। अब शहबाज शरीफ साहब ने जो तारीख़ दी 1 मई की, तो वो उनसे वापस करवाने जा रहे हैं उनके वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर साहब। उन्होंने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की कल और उन्होंने कहा कि जी वज़ीर आज़म साहब ने कहा है लेकिन हम लोड शेडिंग ख़त्म नहीं कर सकते 1 मई को। और रीज़न उन्होंने ये बताई है कि जी हमारे पास ईंधन दस्तियाब नहीं है, 5,500 मेगावाट बिजली नहीं बना पा रहे, शॉर्टफॉल है। और टेक्निकल फॉल्ट्स और सालाना मेंटेनेंस के बाद 2,000 बिजली नहीं बना पा रहे मज़ीद, यानी तकरीबन 7,000 मेगावाट हो जाती है। जबकि प्लांट्स की मरम्मत के लिए बंद है, उसकी वजह से भी 2,000 मेगावाट बिजली नहीं बन पा रही। तो ये सारा मिला के कहते हैं कि हमें 10 दिन 15 दिन इन चीज़ों पे लगेंगे। कोई 10 या 15 मई के तक हम जाकर लोड शेडिंग को कंट्रोल कर पाएंगे। ईद के दिनों में कोशिश करेंगे कि चीज़ों को मैनेज करें, लेकिन लोड शेडिंग ख़त्म नहीं हो सकती। तो शहबाज शरीफ साहब को बहरहाल ये पहला जो है वो उनको आ गया हुआ है चिट्टा जवाब। अब जब मैं बात कर रहा हूँ आपसे, तो कुछ देर के बाद शहबाज शरीफ साहब के जो साहबजादे हमजा शहबाज साहब वो हलफ ले लेंगे आज 11:30 बजे। तो वो बातों से बात याद आ गई कि ये भी तो एक कहानी थी जो मैंने बतानी थी, लेकिन उस पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि कल रात का जो आखिरी व्लॉग था वो डिटेल में आप सुन चुके होंगे, जो कुछ हुआ और जो कुछ करते रहे। बल्कि कल एक सहाफ़ी दोस्त हमारे, वो गवर्नर साहब से उनकी मुलाकात हुई थी, गवर्नर उमर चीमा साहब से। वो कह रहे थे कि जी हमने तो जो मर्ज़ी हो जाए, इधर से इधर हो जाए ज़माना, हमने हमजा शहबाज का हलफ नहीं लेना। बल्कि वो कह रहे थे कि जी उनको कहा कि चीफ सेक्रेटरी साहब ने हमें कहा है कि जी मुझे कहा है बुलाकर के हलफ ले ले, पंजाब नहीं चल रहा हमसे। तो खैर, तो हमजा शहबाज साहब का हलफ हो जाएगा तो आज कानूनी तौर पर पंजाब से जो कब्ज़ा है उस्मान बुज़दार का, इमरान खान साहब का, वो हो जाएगा ख़त्म। तो अब ये कब्ज़ा पंजाब से तो हो जाएगा ख़त्म। अब आगे
इमरान खान साहब की कानूनी हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, बाकी हर तरफ से तकरीबन फारिग हैं, और एक जगह पर उनके कानूनी नुमाइंदे बैठे हुए हैं। बेसिकली तो वो रियासत पाकिस्तान के सरबराह हैं, लेकिन वो ख़ुद को इमरान खान साहब का नुमाइंदा मानते हैं, तस्वुर करते हैं। तो जब वो मानते हैं तो हम कौन होते हैं एतराज़ करने वाले? आरिफ अलवी साहब, आरिफ अलवी और गवर्नर पंजाब को तो खैर वज़ीर आज़म साहब जब नया गवर्नर नोटिफाई कर लेंगे तो फिर सदर मुमलिकत उस पर पाबंद होंगे, तो वो नए गवर्नर तो आ जाएंगे। लेकिन गवर्नर तो अभी तक कहीं भी नहीं लगा नया इस हुकूमत का, लगा देंगे। शहबाज शरीफ साहब पहले वो सऊदी अरब से आ जाएंगे कल, तो उसके बाद फिर वो पता चल जाएगा सऊदी अरब से जो कुछ मिलना होगा वो भी पता चल जाएगा क्या क्या मिला है। तो बहरहाल तो वो गवर्नर वगैरह तो लग जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। सदर मुमलिकत और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, ये दो बड़े टारगेट हैं अब इस इत्तेहादी हुकूमत के लिए, इन यूनिटी गवर्नमेंट के लिए। ये दो बड़े टारगेट्स हैं। अब इन टारगेट्स को कैसे अचीव करना है, मुझे थोड़ा सा कुछ नक्शा समझ आ रहा है। अब ये नक्शा जो है इसमें बहुत हद तक चीज़ें वाज़े होती नज़र आ रही है। हुआ ये है कि जहांगीर तरीन साहब पाकिस्तान वापस आ गए हुए। वो गए थे फरवरी के एंड में, अलील हो गए थे, उनको कोरोना हो गया था। कोरोना के बाद उन्होंने वो सेहतयाब हो गए। सेहतयाब होने के बाद उन्होंने अपनी सियासी सरगर्मियाँ शुरू कर दी थी, अपने कारोबारी मामला देखने शुरू कर दिए थे। फैक्ट्रियों में भी जा रहे थे, वो की कहते हैं पंजाब बीच मर्जी, वो भी मतलब सिंधी में कहते हैं मरणों परणों, यानी शादी गमी, वो भी निपटाना शुरू कर दी थी। तो बहुत तेज़ी के साथ मुतहरिक हुए थे, क्योंकि उनको अंदाज़ा था कि पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है। ज़ाहिर है वो खेल का हिस्सा थे जहांगीर तरीन साहब, और वो बहुत अरसे से खेल का हिस्सा थे। इमरान खान साहब ने उनके साथ जो कुछ किया था तो उसमें कहीं ना कहीं तो इन्होंने अपना हिस्सा डालकर और इमरान खान साहब की हुकूमत गिरानी थी, क्योंकि इमरान खान साहब की हुकूमत बनाने वाले ये थे। हुकूमत बन गई, इमरान खान मालिक बन गए, दूसरे आए पता नहीं कहाँ से, और वो आकर जहांगीर तरीन साहब को उन्होंने इक़्तिदार से निकाल लिया। इमरान खान भूल गए कि जहांगीर तरीन साहब के कितने एहसानात थे, जहांगीर तरीन साहब ने उनके लिए क्या क्या नहीं किया, आउट ऑफ दी वे जाकर क्या क्या नहीं किया। यहाँ तक कि वो जिस किताब का कल जिक्र कर रहे थे, रेहाम खान साहब का किताब, इमरान खान साहब की जी मुझे एक पैसे देकर एक खातून को मेरे ख़िलाफ़ किताब लिखवाई गई, तो वो जब शादी टूटी थी तो वो मामला भी बहुत, किताब तो फिर बाद में आ गई, लेकिन उस वक्त बहुत ज़्यादा फसाद बनाने नहीं दिया था जहांगीर तरीन साहब ने। बहुत खुश असलूबी से वो मामला ख़त्म करवा दिया था, तलाक हो गई थी, और उसके बाद इमरान खान साहब ने ये कर ली थी शादी। अब ये शादी के जो बुशरा बीबी की, उसके मुतालिक भी एक ऑडियो बड़ी, मतलब चले खैर ऑडियो को छोड़ देते हैं, वो एक पुरानी ऑडियो जो है ना, वो उसकी मुफ्ती जो नईम और उनके जो इमरान खान साहब के मरहूम दोस्त हैं नईम उल हक साहब, उनकी पुरानी ऑडियोज़ चल रही हैं, और जिसमें वो एक खातून है बीच में, और वो सारी बातें चल रही हैं कि किस तरह शादी हुई, किस तरह निकाह हुआ, इमरान खान साहब क्या चाहते हैं, क्या करते हैं, किस तरह, मतलब तरह तरह की, चाहे वो रेहाम खान साहब वाली शादी थी या दूसरी। तो बहरहाल तो वो इमरान खान साहब जो है वो जिस किताब का जिक्र कर रहे थे, उससे पहले जो बहरान पैदा होना था वो जहांगीर तरीन साहब ने अपने तरीके से उसको हल कर दिया था। तो जहांगीर तरीन साहब के एहसानात जो इमरान खान साहब पर हैं, वो कोई, मतलब अगर आज इमरान खान साहब साबिक वज़ीर आज़म कहलाते हैं तो जहांगीर तरीन की वजह से, वज़ीर आज़म बने जहांगीर तरीन की वजह से, और साबिक हुए तो जहांगीर तरीन की वजह से, क्योंकि जो जहांगीर तरीन ग्रुप ने फाइनली वो जब सामने आ गया था तो फिर इत्तेहादियों को भी लगा था कि इमरान खान साहब की हुकूमत गई, वो जो मुनहरिफ अरकान तो वो सामने आए, तो इमरान खान साहब को अपना इत्तेहादियों को लगा था, बीएपी को लगा कि हुकूमत चली गई, अब इस डूबती कश्ती में सवार रहकर फ़ायदा क्या, एक और कश्ती जा रही है, एक और जहाज़ जा रहा है, तो उसमें छलांग लगा देते, उसमें चले जाते। मुत्तहिदा कौमों में डॉलर ने भी यही किया। तो बाकी इत्तेहादियों जो थे, जो PMLQ के जो दो अरकान थे, उन्होंने भी यही किया, वो भी उधर जो डूबती कश्ती से छलांग लगा कर और नई कश्ती पर सवार हो गए थे। तो ये सारा कुछ जहांगीर तरीन का कमाल था, इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाना और गिराना। ये कि गो के गवर्नर जहांगीर तरीन साहब के जो अरकान थे, जो मुनहरिफ अरकान कहलाते हैं, उनके वोट की ज़रूरत नहीं पड़ी कौमी असम्बली में अपोजिशन को, उन्होंने बाकी इत्तेहादियों को मिलाकर अपना सारा मामला मैनेज कर लिया। लेकिन अगर ये मुनहरिफ अरकान सामने ना आते तो फिर इत्तेहादी इमरान खान साहब का साथ ना छोड़ते। तो ये कमाल था जहांगीर तरीन साहब का। तो अब वो आ गए हैं वापस। तरीन साहब कोरोना में मुब्तला हुए थे, 26 फरवरी को गालिबन वो गए थे लंदन इलाज करवाने। मैंने जैसे पहले गुजारिश की कि वो अपना अलील हो गए थे, उनका फिर क्योंकि कैंसर सर्वाइवर भी हैं तो उन्होंने वहाँ पर एयर एम्बुलेंस के ज़रिए गए थे, वहाँ पर उन्होंने इलाज करवाया। उनका वो जो अलालत वो जेन्युइन थी, लेकिन वहाँ पर जब तक डॉक्टरों ने उनको रोका और जब तक पाकिस्तान के हालात ठीक होने थे,
क्योंकि उन्होंने मैंने गुजारिश की थी कि तरीन साहब चले गए यहाँ से, पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ चुकी हुई है, और जब तक कि अब नया सेटअप नहीं आएगा तरीन साहब नहीं आएंगे जब तक, क्योंकि इमरान खान साहब की गिरफ्त जब तक सेटअप पर होगी वो आएंगे तो बहुत, वो जो कहते थे ना आसिफ जरदारी मेरी बंदूक की निशस्त पर है, तो फिर जहांगीर तरीन उनके निशाने पर होते। फिर जहांगीर तरीन साहब को इमरान खान साहब ने इंतकाम का निशाना बनाना था, लिहाजा इमरान खान साहब की हुकूमत जाने का इंतज़ार और सेहतमंद होने का इंतज़ार, दोनों चीज़ें थी। ज़्यादा सेहत का मामला था क्योंकि तरीन साहब यहाँ पर इमरान खान साहब ने जो कुछ करना था उनके साथ वो तो कर चुके, वो भुगत चुके हुए थे। अब तो FIA भी खैर वो नहीं रहा, तो जहांगीर तरीन साहब वापस आ गए। अब क्या सीन हो सकता है, मतलब मैं सोच रहा हूँ मैं कि इमरान खान साहब के 123 MNAs ने रिज़ाइन किया है, वो रिज़ाइन स्पीकर ने मंजूर नहीं किए। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा है कि जी मैंने फ़र्दन सबको बुलाना है, बुलाकर तस्दीक करनी है कि जी आपने इस्तीफ़ा दिया है कि नहीं दिया। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी साबिक जो थे, जिनके वो कल परसों मतलब काबिल मजम्मत अमल था लेकिन फेंटा पड़ा, उनको जाकर कहा जा रहा है कि शाहजहान बुगटी के कुछ लोग थे, उन्होंने जाकर उनको उनकी धुलाई शुलाई कर दी। तो बहरहाल तो उन्होंने डिप्टी स्पीकर की हैसियत में रिज़ाइन जो थे वो इलेक्शन कमीशन को भेज दिए थे। इलेक्शन कमीशन ने को राजा परवेज़ इशरफ साहब ने स्पीकर बनने के बाद लिखी चिट्ठी कि जी ये रिज़ाइन आपने मंजूर नहीं करने, मैं इस लीगल प्रोसीजर देखूंगा, आइनी और कानूनी अमल देखूंगा कि वो अडॉप्ट हुआ है कि नहीं हुआ। अगर हुआ है तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर मैं दोबारा फ़र्दन सबको बुला लूँगा। तो अब ये मामला जो है ये रुका हुआ था, अभी तक स्पीकर साहब ने किसी को बुलाया नहीं है। अब जहांगीर तरीन साहब आ गए हैं, अब जहांगीर तरीन साहब उनमें से ज़्यादातर अरकान को PTI में शामिल करवाने वाले हैं, और कम से कम पंजाब के जो ज़्यादातर अरकान हैं वो तो मतलब ज़ाहिर है मैंने आपको गुजारिश की थी ना, 67 अरकान में से 56 अरकान वो हैं जो जहांगीर तरीन साहब के हाथ से, जिसमें 2-4 शायद शाह महमूद कुरैशी लेकर आए हो तो आए हो, बाकी जहांगीर तरीन साहब लेकर आए थे PTI में, मेजॉरिटी जो उनकी थी, तो वो अरकान है। तो अब जहांगीर तरीन साहब के वापस आने के बाद क्या हो सकता है मुमकिन तौर पर, जहांगीर तरीन साहब वापस आएंगे, ये तो नहीं हो सकता कि सियासत ना करें। जिस हद तक वो चले गए हुए, इमरान खान की हुकूमत गिराने में जो बड़ा किरदार अदा किया, तो ज़ाहिर उनका अपना जो अपना सियासत के बगैर तो गुजारा मुमकिन नहीं है। तो वो अपने सर्वाइवल के लिए तो ज़ाहिर उनको सियासत करनी है, और वो आ गए हैं पाकिस्तान में। तो अब आ गए हैं तो ये जो सारा कुछ नया सेटअप बना है, इस सेटअप में वो अपने इनपुट भी देंगे। तो उसमें मैं सोच रहा हूँ कि उसमें क्या ये नहीं होगा कि जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो जो अपना अरकान जो PTI के रिज़ाइन कर चुके हुए उनको अप्रोच करें, आसिफ जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब, यूसुफ शाह गिलानी साहब, उनको कहें कि जिसे तुहाडे हैं दोस्त हैं उन्होंने रब्ता करो, आपको इस्तीफ़ा वापस गिनन। तो जो और उसके उनके इस्तीफ़े वापस लेने के पीछे एक लॉजिक है जो करवाई जाएगी, इस्तीफ़े वापस करवाने की जो कोशिश की जाएगी, अगर हो जाते हैं तो फिर एक बड़ी कामयाबी होगी। उसके पीछे लॉजिक ये है कि अब अगला हदफ जो होगा वो होगा सदर ममलिकत का, क्योंकि गवर्नर्स को तो नोटिफिकेशन के ज़रिए हटाया जा सकता है, सदर ममलिकत को हटाने के लिए 2/3 चाहिए। तो 2/3 PTI के 50-55 अरकान जब तक वापस नहीं आते तब तक अपोजिशन के पास 2/3, या अपोजिशन आज तो हुकूमत है तो तब तक हुकूमत के पास 2/3 नहीं होगी सदर का मुआवजा करने के लिए। तो उसके लिए अरकान चाहिए कौमी असम्बली में वापस। तो उसके लिए कहीं जहांगीर तरीन साहब किरदार तो अदा नहीं करेंगे, ज़ाहिर है जहांगीर तरीन के अलावा कौन कर सकता है, उनकी पार्टी है, उन्होंने बनाई है, अपने हाथों से बनाई है, अपने पैसे से बनाई है, अपने जहाज़ से बनाई है, अपनी सियासत से, अपनी हिकमत से, अपनी दानाई से बनाई है। जो कुछ करना पड़ा था उनको, जिस तरीके से भी करना पड़ा था उन्होंने करके PTI खड़ी कर दी थी। तो 155 अरकान की पार्टी बना दी थी उन्होंने। तो 155 अरकान की पार्टी में से वो 22-23 तो मुनर्रिफ आ गए। अब बाकी जो रिज़ाइन कर गए उनको वापस लाकर जो असल टारगेट है वो है सदर मुमलिकत को हटाना। ज़ाहिर सदर मुमलिकत बैठे रहेंगे तो इस तरह प्रॉब्लम करते रहेंगे। मतलब देखिए ना, एक गवर्नर है पंजाब के उमर सरफराज चीमा साहब, जो एक नोटिफिकेशन की मार है, उन्होंने 11 और आज क्या है, आज है 30, तो नहीं 11 को तो शहबाज शरीफ साहब आए थे ना, 16 और 30, तो तकरीबन 14-15 दिन उन्होंने सूबे में हुकूमत नहीं बनने दी भाई गवर्नर ने। तो सदर मुमलिकत अगर इसी तरह बैठे रहेंगे तो उन्होंने कोई ना कोई टेंशन तो दे ही रखनी है ना, कोई ना कोई प्रॉब्लम तो खड़ी किए रखनी है। तो इमरान खान साहब के नुमाइंदे बन के बैठेंगे तो वही सदर ऐवान सदर का हाल होगा जो 18वीं तरमीम से पहले का था, साजिशों का गढ़। तो ये उनको हटाना
तो हटाने के लिए ज़ाहिर है पीटीआई के अरकान की वापसी चाहिए। तो वापसी के लिए जहांगीर तरीन साहब की वापसी तो नहीं हुई कहीं कि जी आप आ गए हैं अब तो जहांगीर, ज़ाहिर है उन्होंने अपना कारोबार भी है, सियासत भी करनी है। जैसे मैंने कहा कि सियासत में उन्होंने मुतहरिक किरदार अदा करना है, लेकिन पहला मुतहरिक किरदार क्या है? एक हदफ हासिल हो गया, इमरान खान चले गए, अब अगला हदफ ये है कि अरकान वापस आएँ, अरकान वापस आएँ, 2/3 मेजॉरिटी लें, 2/3 मेजॉरिटी लेकर सदर को गिराएं। ये एक नक्शा मेरे जहन में आ रहा है कि ये हो सकता है। दूसरा, खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान की हुकूमत इनके साथ मिल चुकी हुई है, इत्तेहादियों के साथ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब गए थे, उन्होंने बड़ा पगड़ पहना दिया था शहबाज शरीफ साहब को, बलोची पटका, वो पगड़ी होती है जो बलोची, वो पहना दी थी उन्होंने, दस्तार। तो शहबाज शरीफ साहब का उन्होंने बड़ा गर्मजोश इस्तकबाल किया था, गर्मजोशी के साथ कुदूस बिजनजो साहब ने, और उन्होंने जेस्चर दिया था कि जी मैं आपके साथ मिलकर चलने को तैयार हूँ, मैं इमरान खान को कोई नहीं जानता। तो एक हुकूमत बाकी रह जाती है, सिंध हुकूमत इनकी अपनी, पंजाब में अब आज से बन जाएगी, हमजा शहबाज अभी थोड़ी देर में हलफ उठा लेंगे। एक हुकूमत बच जाती है खैबर पख्तूनख्वा की, जिसके लिए उन्होंने तहरीक अदम एतमाद लेकर आए थे, और वो करारदाद पेश होने से पहले ही वोट नहीं मिला था, तो वो करारदाद नहीं हो सकी थी। तो अब एक हुकूमत रहती है सदर मुमलिकत और KPK की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की, तो उसके लिए भी 20-22 अरकान चाहिए टोटल। तो वहाँ पर भी जहांगीर तरीन साहब का असर रसूल काफ़ी है। 2008-13 से 18 तक जो हुकूमत रही है और जो लोग थे वो जहांगीर तरीन साहब के अपने हाथ से बिठाए हुए लोग थे। तो वहाँ पर भी जहांगीर तरीन साहब जो अपना चमत्कार दिखा सकते हैं, अपनी जो है वो ठीक ठाक अपना असर रसूख दिखाकर वहाँ पर भी तहरीक अदम एतमाद के ख्वाब को ताबीर दे सकते हैं जहांगीर तरीन साहब। ये एक नक्शा मेरे जहन में आ रहा है कि इस तरह भी हो सकता है। तरीन साहब आकर अब ज़ाहिर सिर्फ अपनी मिलों का तो काम नहीं देखेंगे ना, वो आकर अपनी सियासत भी देखेंगे, और सियासत वो ज़ाहिर है अब जिनके साथ मिल गए हैं उनके साथ मिलकर ही आगे बढ़ेंगे। तो उनको जहाँ जहाँ जहांगीर तरीन साहब के ताउन, मदद और रहनुमाई की ज़रूरत होगी तो तरीन साहब फराहम करेंगे। एक तो ये कहानी। अब दूसरी, नवाज़ शरीफ साहब की वापसी। जावेद लतीफ़ साहब जो हैं वो पिछले 6 माह से 1 साल से रोज़ाना तारीख देते हैं, खरे आदमी हैं सियासत में, मतलब जहाँ खड़े हुए हैं वहाँ खड़े हुए हैं, डटकर खड़े हुए हैं, जेल भी काटी है। लेकिन इस मामले में वो मतलब शेर आया वाली बात करते रहते हैं। तो खैर अब तो शेर को आने में कोई मसला नहीं है, शेर की अपनी हुकूमत है, अपने भाई वज़ीर आज़म है, अगर आना चाहेंगे तो आएंगे, लेकिन अभी नहीं आएंगे वो। तो जावेद लतीफ़ साहब ने तारीख ने फिर दे दी है कि ईद के बाद आएंगे। अब आने के मामलात जो हैं वो सारे के सारे जैसे ही हुकूमत सेटल डाउन हो जाएगी, आपने देखा ना मरीम नवाज़ साहिबा ने दरख्वास्त दी थी पासपोर्ट वापस करने की, अदालत में बेंचेस टूटते रहे तो उन्होंने दरख्वास्त वापस ले ली। तो अभी उजलत में अब नवाज़ शरीफ साहब की वापसी का प्रोग्राम मुझे नहीं लगता कि है, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी कबातें आ सकती हैं। शहबाज शरीफ साहब अभी उन्होंने काबीना उनकी मुकम्मल हुई है, अभी वो पहले मुआशी मामला देख रहे हैं, कहीं से कुछ लेकर आएँ, लोगों को रिलीफ दें, ताकि फिर अगर नवाज़ शरीफ साहब को वापस लाएं तो इमरान खान को ये मौका ना मिले कि देखा जी भाई की वो सज़ा याफ्ता को वापस लेकर आए और जेल भी नहीं भेजा। और अदालत अभी भी कह रहे हैं, कल भी वो ट्वीट किया कर रहे थे जी रात को फिर अदालत का फैसला, कौम को आधी रात को अदालत का फैसला मुबारक हो। PTI वाले ये चला रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस चीज़ का सख्त नोटिस लिया, लेकिन बहरहाल वो अपना एक नैरेटिव, एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो नवाज़ शरीफ साहब की वापसी जो है, शहबाज शरीफ साहब अपने पाँव जमाएंगे, माली मुआशी मामलात बेहतर करेंगे, लोगों को रिलीफ देंगे, ताकि इमरान खान साहब का प्रोपेगेंडा ये लोगों के दिल पर जाकर ना लगे, दिमाग में ना बैठ जाए कि यार वाकई इमरान खान साहब ठीक कहते थे। ये तो आए इसलिए थे कि ताकि अपने जो है वो सज़ा याफ्ता को वापस ले आए, भगोड़े को वापस ले आएँ, चोर हैं, डाकू हैं, उससे बचने के लिए नवाज़ शरीफ साहब की वापसी जो है वो अभी मुझे फौरी मुमकिन नज़र नहीं आ रही। ईद के बाद भी कुछ 1 आध महीने, 2-3 महीने और मज़ीद लगेंगे चीज़ों को ठीक करने में, कानूनी मामलात को देखने में क्या क्या पहलू हो सकते हैं, क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब सज़ा याफ्ता भी हैं, उनकी सज़ा कल अदम नहीं थी, ज़मानत पर गए थे, ज़मानत का कि जितना मोहलत अदालत ने दी थी वो तो काफ़ी अर्सा पहले ही ख़त्म हो चुकी, तो वो अब सरेंडर करेंगे, अदालतों से मफरूर करार दिया हुआ है नवाज़ शरीफ साहब को। पासपोर्ट उनको मिल गया हुआ है, लेकिन पाकिस्तान आने के लिए उनको जेल जाना पड़ेगा। तो उसके लिए ज़ाहिर अदालत आएँ, अदालत में सरेंडर करें, गिरफ्तारी दें, जेल जाएँ, उसके बाद उनकी ज़मानत की दरख्वास्त सुनी जाएगी। तो इस सारी चीज़ों को देखा जाएगा कि क्या किया जाए, किस तरह किया जाए। पार्लियामेंट से नवाज़ शरीफ साहब की सज़ा ख़त्म करवाई जाए, ये भी एक रास्ता है, मौजूद है, पार्लियामेंट कर सकती है सज़ा ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद फिर बाकी मामला बाद में देखे जाएंगे। बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल नवाज़ शरीफ साहब का मामला वापसी ना मुस्लिम लीग नून की अवलियत है, ना नवाज़ शरीफ साहब की अवलियत है, ना इत्तेहादी हुकूमत की अवलियत है।
अब है कहानी, इमरान खान साहब को वो ज़ोर का झटका अब नहीं दिया जा रहा, धीरे धीरे से इमरान खान साहब को झटके दिए जा रहे हैं, मुसलसल दिए जा रहे हैं। एक और झटका इमरान खान साहब को दिया गया है, इमरान खान साहब की फ्रंट विमेन फराह गोगी के मज़ीद दौलत सामने आ गई है। फराह गोगी की आई वहीं से है, वही जाहिद गिशकोरी साहब रोज़ाना एक कहानी लेकर आते हैं, रोज़ाना एक स्टोरी लेकर आते हैं डॉक्यूमेंट्स के साथ। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे बस स्कैंडल आ गया, टिकर आ गए, जिस तरह पिछले दौर में होते थे, टीटी लग गया, ये हो गए, वो हो गए, नवाज शरीफ के और आसिफ जरदारी का ये हिसाब किताब, वो नहीं है। डॉक्यूमेंट्स के साथ चीज़ें आ रही है कि ये है, ये इतनी पहले आया था 240 कनाल ज़मीन, 205 कनाल ज़मीन का, फिर अलकादर यूनिवर्सिटी की वो ट्रस्टी थी, यानी वो इमरान खान साहब की जो यूनिवर्सिटी है। अब जाहिद गिशकोरी साहब जो स्टोरी लेकर आए हैं वो ये है कि फराह खान और उनके शोहर एहसन जमील गुजर के 20 अकाउंट्स थे 3 साल के दौरान, उनमें 1 अरब की ट्रांजेक्शन हुई है, 1 अरब की। 3 साल कौन से? इमरान खान की हुकूमत के। इमरान खान की हुकूमत के बाद इनके सिर्फ अकाउंट्स में जो पैसे गए, जो बाकी बोरियों में भर भर के आए होंगे, डब्बों में भर भर के आए होंगे, डालडा के कनस्तरों में भर भर के आए होंगे, वो पैसे अलग हैं। जो ऊँटों पर लाद कर पता नहीं कहाँ रेगिस्तान लेकर गए, ज़ाहिर दुबई चले गए, ऊँटों पर लाद कर लेकर गए, कैसे गए? वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत तो सिंध में थी, तो वहाँ पर वो क्या कहानियाँ बनाई जाती थी ना कि जी लांचों में भर के पैसे जो है बाहर गए, तो ये कैसे लेकर गए होंगे? ऊँटों पर भर कर गए होंगे। तो बहरहाल 1 अरब रुपए की ट्रांजेक्शन्स हैं, और वो 3 सालों में 20 अकाउंट्स हैं। 3 अकाउंट्स में 45 करोड़ रुपए जमा हुए, 5 गैर मुल्की करेंसी अकाउंट्स में भी लाखों डॉलर्स की ट्रांजैक्शंस हुई हैं, और उनके जो निजी अकाउंट्स भी थे, निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ के नाम से भी अकाउंट्स थे, वो जाहिद गिशकोरी साहब की स्टोरी के मुताबिक। और थी क्या वो, ख़ुद को उन्होंने शो क्या किया हुआ था कि जी वो एक तनख्वाहदार हैं, एक मुलाजिम पेशा औरत हैं, ये उन्होंने अपने आप को FBR के डॉक्यूमेंट्स में किया हुआ था शो। तो इमरान खान साहब की हुकूमत जाने के बाद मैंने गुजारिश की थी कि इमरान खान साहब उछलें कूदें, गद्दारी हो गई, ये हो गया, जो मर्ज़ी करें। कुछ दिनों के बाद इमरान खान साहब के इस बयानिए की गर्द बैठेगी, तो इसके गिर्द फिर इमरान खान साहब की करप्शन की कहानियाँ सामने आ जाएंगी, क्योंकि इमरान खान साहब जान नहीं छुड़ा सकते। मतलब फराह गोगी से अपने ताल्लुक़ का वो किसी सूरत, वो लाताल्लुकी होती है ना, इश्तिहार चलता है अखबार में कि जी लाताल्लुकी का इज़हार करते, वो नहीं कर सकते, क्योंकि फराह गोगी का बुशरा बीबी का जो कनेक्शन, जो दोस्तियाँ, और फिर जो गवाह अलीम खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया था कि 3 करोड़ रुपए में डिप्टी कमिश्नर जो है उनके ट्रांसफ़र हुआ करते थे। तो कहानियाँ किस्से सारे अब सामने आ रहे हैं, और इमरान खान साहब जो कल मैंने गुजारिश की थी कि मायूस हो रहे हैं, तेज़ी के साथ मायूस हो रहे हैं, मायूसी के अथाह गहराइयों में जा रहे हैं, और वो जाएंगे। ज़ाहिर है कि ये रोज़ाना की बुनियाद पे चीज़ें सामने आ रही है। कल मैंने आपको गुजारिश की थी कि हुकूमत इमरान खान साहब को जो उन्होंने कहा था कि ढील देंगे, ढील वाला फ़ैसला तो अपनी जगह कायम है, लेकिन इमरान खान साहब के गिर्द घेरा तंग करेंगे, उनको सख्ती से निपटेंगे। वो इस तरह भी हो रहा है कि रोज़ाना एक स्कैंडल आएगा, रोज़ाना या हफ्ते में 2-3 स्कैंडल्स आएंगे। अभी तक पैटर्न यही है, फैसला यही है कि एक 2 करके इमरान खान साहब को झटके देते रहें, धीरे धीरे झटके देते रहें, ताकि वो एक झटका आएगा बंदा बर्दाश्त कर जाता है, लेकिन धीरे धीरे झटके देना। मुझे एक बात याद आ रही है, एक सियासी लीडर के पास में बैठा हुआ था, तो उनके साथ गपशप हो रही थी। मैंने पूछा था कि जी इत्तेहादी हुकूमत के अहम जिम्मेदारी पर हैं, नाम नहीं ले रहा। मैंने कहा जी इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करने का इरादा तो नहीं है। उन्होंने कहा जी गिरफ़्तार तो शायद ना करे, लेकिन अगर कोई मेरी बात माने, वो लीडर बड़े विजनरी हैं, बड़े वो फोक विजडम के साथ वो काम करते हैं। उन्होंने कहा जी मेरी अगर कोई बात माने तो मेरा मशवरा ये होगा कि इमरान खान को गिरफ़्तार नहीं करना, रोज़ाना ख़बर चलवानी है कि इमरान खान को गिरफ़्तार किया जाएगा, छापे डलवाने, तराह करना होगा, उनको डराए रखना है। तो इमरान खान साहब को डराना ही काफ़ी है, गिरफ़्तार करना की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो उनका ख्याल था, जो बात बहुत हद तक मुझे समझ आ गई थी, क्योंकि मुशर्रफ के दौर में मैंने इमरान खान साहब की दौड़ें देखी हुई हैं। तो खान साहब को रोज़ाना की बुनियाद पर या हफ्ते में 2-3 स्कैंडल्स लाकर इमरान खान साहब को के बयानिए को ज़ख्मी करने का हुकूमत का मंसूबा है, और आहिस्ता आहिस्ता ये डॉक्यूमेंट्स आपके सामने मज़ीद आएंगे। अभी तो सिर्फ फराह के गिर्द मामला घूम रहा है, अभी बाकी मामलात आने हैं और वो चल जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।